हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कुर्सी पर बैठा सोच रहा होता है कि मैंने चौड़ में आके ये कह तो दिया कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, पर मुझे खुद को ही नहीं पता कि वो तरीका क्या है। वैसे पैसे कमाने के मेरे पास 3 तरीके तो हैं, जैसे किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, या किसी को लेक्चर देना, या कोई कमीशन। पर इन सभी कामों में एक दिक्कत है, जो कि पैसा आने की। क्या पता कि वो आदमी पैसा कब दे। और तो और मेरा लेवल भी अभी 2 ही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अखबार पढ़ते पढ़ते सोचने लगता है कि वैसे बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो क्यों ना मैं पोषण बेचने का बिजनेस शुरू करूं। पर तभी उसे अखबार में कुछ दिखाई देता है जिससे वो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये सच में वही चीज़ है जो मैं देख रहा हूं। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ऐसा दिख गया है जिससे वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। और तभी हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें वाइस मास्टर के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की जोर से चिल्लाकर मैक्सिम एल्डर को कह रही होती है कि हमें इस बार उसे छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मैक्सिम एल्डर कहता है कि मैं मानता हूं कि उसने बहुत गलत किया है, पर और वो लड़की कहती है, पर क्या। और हमें पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि ये भी व्हाइट टावर की एक एल्डर है जिसका नाम है फिडेलना। और एल्डर फिडेलना आगे कहती है, तो क्या तुम इस बार भी उसे जाने दोगे। चोरी करना एक बहुत बुरी आदत है और अगर हम उसे रोकेंगे नहीं तो वो और भी करते जाएगा। और मैक्सिम एल्डर शांति से कहता है कि तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे टावर में इतना कुछ बचा भी नहीं है जो कि चोरी हो सके। जिसे सुनकर एल्डर फिडेलना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा कहने की कि हमारे व्हाइट टावर के पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो कहती हूं कि उस लड़के को ही आइसोलेशन ट्रेनिंग में भेज दिया जाए। जिसे सुनकर मैक्सिम एल्डर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका लेवल अभी केवल 1 ही है। और ये सब पीछे से वाइस मास्टर भी देख रहे होते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि कौन कह सकता है कि ये दोनों व्हाइट टावर के एल्डर हैं, ये तो बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। फिर वो उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि जैसा कि मैक्सिम एल्डर ने कहा कि उस बच्चे को अभी आइसोलेशन ट्रेनिंग में भेजना उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि उसका लेवल अभी 1 ही है, जिस कारण उसे आइसोलेशन ट्रेनिंग में भेजना उसको टॉर्चर करना ही माना जाएगा। और एल्डर फिडेलना कहती हैं पर, और वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वाइस मास्टर कहते हैं कि चलो हम उस लड़के से कह देंगे कि जो भी तुमने रिसर्च फीस ली है तुम्हें उसका 3 गुना लौटाना होगा। और ये सुनकर एल्डर फिडेलना कहती है, बस 3 गुना ही। पर वाइस मास्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए कहते हैं कि चलो चलो दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। फिर एल्डर फिडेलना बताती हैं कि हमारे पास अब बहुत कम पैसा बचा है, जिस कारण हमें जल्दी से जल्दी सोचना होगा कि हमें क्या करना है। और वो आगे कहती हैं कि हमारे टावर में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी हैं जिनका हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, जैसे पोषण प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर हम उसके इक्विपमेंट को बेच दें तो हमारे अगले 3 महीने तक रहने का जुगाड़ हो जाएगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा टावर भी बंद हो सकता है। जिसे सुनकर वाइस मास्टर कहता है, पर मैं तुम्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये एक मैजिक टावर है जहां पर कई बच्चे आकर एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं और अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो इसीलिए हम अपनी आज की भूख मिटाने के लिए अपने भविष्य को नहीं बेच सकते हैं। और एल्डर फिडेलना कहती है, क्या हमारा कोई भविष्य भी है, क्योंकि हमें इंतजार करते हुए 20 साल हो चुके हैं। और ये सुनकर मैक्सिम एल्डर कहता है, फिडेलना तुम अपनी हद पार कर रही हो। पर फिडेलना नहीं रुकती है और वो वाइस मास्टर से कहती है कि वाइस मास्टर, आपको ये मानना ही होगा कि हमारे टावर में कोई जीनियस भी आ जाए तो भी वो हमारे टावर को नहीं बचा सकता है। और इतना सब सुनकर वाइस मास्टर बहुत निराश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तो ठीक है, मैं। पर तभी कोई गेट खटखटाता है, जिसे सुनकर फिडेलना कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि हमारी यहाँ पर मीटिंग चल रही है। तभी वाइस मास्टर कहते हैं कि जो कोई भी है अंदर आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम है ऑस्कर क्रूशियन। फिर वाइस मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि बताओ ऑस्कर, तुम यहाँ पर किस कारण से आए हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसे सुनकर वाइस मास्टर पूछते हैं, कैसा आइडिया। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एल्डर फिडेलिमा पीछे से चिल्लाती है कि क्या तुम हमसे कोई मजाक कर रहे हो। तुमने अभी थोड़े दिन पहले ही तो हमसे रिसर्च फीस बोल के पैसे लिए थे और अब तुम एक बिजनेस खोलना चाहते हो। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वाइस मास्टर से कहता है कि कल ही मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था कि विन सिटी में बहुत ही खतरनाक फ्लू फैला हुआ है, जिसके कारण विन सिटी में लॉकडाउन लग गया है। और हमारे वाइस मास्टर अखबार को पढ़ते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने भी लोगों से सुना था कि वो कैडना फ्लू है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और अभी के समय में कैडना फ्लू की कोई दवाई भी नहीं है जिस कारण वो ठीक हो सके। पर पास्ट में व्हाइट टावर ने इसके ऊपर वैक्सीन बनाई थी, जिस कारण इसका उपचार संभव हो पाया। पर हमारी जो वैक्सीन बनाने की रेसिपी थी वो तो 20 साल पहले ही जलकर खत्म हो गई। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, ब्लू टावर जो कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन और पोषण बनाता है, उन्होंने भी अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनाई है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास अभी मौका है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे परमिशन दें कि मैं कैडना फ्लू की वैक्सीन बनाकर उसे बेच सकूं।
और पहले तो हमारे व्हाइट टावर के पास इस चीज़ की मोनोपोली भी थी और मैं चाहता हूं कि मैं उस मोनोपोली को वापस से बना पाऊं। और एल्डर फिडेलिना पीछे से कहती है कि तुम तो चुप ही रहो तभी ठीक है, क्योंकि कई मैजिक टावरों और दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने इस पर अपना बहुत पैसा लगाया है, पर कोई भी इन आने वाले 20 सालों के अंदर इस चीज़ की दवाई नहीं बना पाया है। और तुझे क्या लगता है तू एक 20 साल का लड़का इस चीज़ की दवाई बना लेगा? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मैं 20 साल का हूं, पर यह बात भी बिल्कुल सही है कि मैं एक जीनियस हूं। जिसे सुनकर एल्डर फिडेलिना वापस से गुस्सा हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुझे पता भी है, तूने इन 17 सालों में हमसे रिसर्च फीस के नाम पे 7,23,000 बेल्स लिए हैं, और तो और तुमने उनमें से 25,000 बेल्स में से एक इल्लीगल एलिक्सर और खरीदा। तुम्हें पता भी है जो आदमी इतना पैसा कमाता है वो भी इतना पैसा नहीं उड़ाता है। और तुमने वो क्या कहा, तुम एक जीनियस हो। तुम्हें पता भी है कि पैसा कितनी मेहनत करने के बाद कमाया जाता है। ओह, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हारे तो माँ। पर तभी उसे वाइस मास्टर रोक देते हैं। ऑस्कर तो हमें व्हाइट टावर के एक मेज के नाते ये बताने आया है कि हमारे पास मौका है एक बिजनेस खोलने का। हाँ, मुझे पता है कि तुम टावर के सभी पैसों का ध्यान रखती हो, पर तुम्हें इस तरह से ऑस्कर से बात नहीं करनी चाहिए। फिर एल्डर फिडेलिना माफ़ी मांगती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि एल्डर फिडेलिना हमारे टावर के सभी फाइनेंस यानी पैसों का ध्यान रखती है, और ऑस्कर क्रूशियन ने इनसे रिसर्च फीस के लिए बहुत सारे पैसे लिए थे और उन्हें कोई रिजल्ट भी नहीं दिया, जिस कारण से ये मुझसे बहुत नाराज़ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वाइस मास्टर से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये कैडना फ्लूई है, और वाइस मास्टर कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि ये कैडना फ्लूई है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अपने हाथ में पड़े उस अखबार के दूसरे पेज को पढ़िए। और जब वाइस मास्टर दूसरे पेज को पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है कि एल्टेरा ने आर्च बिशप के पिलग्रिम से जाने के प्लान को बदल दिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसका मतलब वो 1 महीने तक अब पूजा पाठ के लिए सीरीन में ही रुकने वाले हैं। क्या आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? और फिर हमें एल्टेरा के बारे में बताया जाता है, जिसमें टोटल 7 आर्च बिशप हैं जो कि केवल धरती माता की ही पूजा करते हैं, और वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करती है। पर ये सभी बातें तो लोगों को बताने के लिए हैं, क्योंकि एल्टेरा की असलियत तो कुछ और ही है, जिसमें 7 आर्च बिशप चाहते हैं कि वो कार्डिनल बने, पर कार्डिनल वही बनेगा जो कि लोगों की सबसे ज़्यादा भलाई करेगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम हो। और पहले जो आर्च बिशप को 1 महीने तक पिलग्रिम भेजा जाने वाला प्लान था, वो मुझे लगता है कि उन्हें वहां पर जाकर नोबल्स और मर्चेंट से पैसा कलेक्ट करने के लिए था, पर अब उन्हें सीरिन में भेजना, जो कि पहले बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे छोटी हो रही है। और मैक्सी एल्डर कहते हैं कि तुम बात तो ठीक कह रहे हो, पर मुझे लगता है कि उन्हें वहां पर पूजा पाठ के लिए भेजा जा रहा है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी छोटी और वीरान जगह पर पूजा पाठ कराना अजीब है? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर पड़े ग्लोब को घुमाते हुए कहता है कि पिलग्रिम जाने वाले रास्ते में कई जगह आती हैं, जिनका नाम है सेरीन, मॉस्क, मालबर्न एंड ग्रीनवेल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस ग्लोब को रोकते हुए एक जगह पर उंगली करता है जिसका नाम होता है विंस, और वो आगे कहता है कि आर्च बिशप सीरीन आने से पहले 1 महीने तक नक्स में रुके थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो 1 महीना मॉस्क में भी रुकेंगे, और तो और वो 1 महीना मालबर्न और ग्रीनवेल में भी रुक सकते हैं। तो इतना सब सुनकर आपको ऐसा नहीं लगता कि आर्च बिशप जानबूझकर विंस नहीं जाना चाहते हैं? और ये बात सुनकर दोनों एल्डर और वाइस मास्टर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे बताता है कि अगर आर्च बिशप के पिलग्रिम जाने वाले रास्ते में कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो गया तो एल्टेरा के लोग यही समझेंगे कि उन्होंने धरती माता को गुस्सा दिला दिया है, और ये बात आर्च बिशप के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक कार्डिनल बनना चाहता है। जिसे सुनकर मैक्सी एल्डर कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि आर्च बिशप बैल्डविन को पता है कि कैडना फ्लूई विंस के आसपास ही फैला है, और वो ये चाहता है कि ये बात एल्टेरा तक पहुंचे उससे पहले वो उस कैडना फ्लूई को खत्म कर दे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल। और एल्डर फिडेलिना कहती है कि तुमने एनालिसिस तो बहुत बढ़िया किया है, पर क्या हो तुम्हारी ये थ्योरी एक थ्योरी बनकर ही रह जाए। और वाइस मास्टर कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी बात समझ गया हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश होता है, और वाइस मास्टर आगे कहता है पर फिर भी हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर क्यों? और वाइस मास्टर आगे बताता है कि हमारे पास इतना ही पैसा नहीं है कि हम आगे टावर को चला सकें। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उदास होते हुए पूछता है तो फिर? तभी वाइस मास्टर उसे रोकते हुए अपने जेब से एक लिफाफा निकालते हैं और कहते हैं पर मैं अपने पैसे तुम्हारे बिजनेस में लगा सकता हूं। और एल्डर फिडेलिना कहती है पर वाइस मास्टर? और वाइस मास्टर कहते हैं अरे कोई नहीं, बच्चा ही तो है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मैं तो केवल उसे सपोर्ट ही कर रहा हूं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है ये लो 300 बेल्स, मुझे लगता है ये काफ़ी होंगे। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा 300 बेल्स, पर तभी वो शॉक हो जाता है और कहता है 300 बेल्स, इतने में तो कुछ भी नहीं आएगा।
और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पोषण प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है और वो वहां की सारी चीज़ें देखते हुए कहता है, लगता है अब मुझे प्लान बी के साथ चलना होगा, जिसमें मुझे पहले दवाई का सैंपल बनाना होगा और उसे आज बिशप को दिखाकर उसके बदले पैसे लेकर और दवाइयाँ बनानी होंगी। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो नीले वाल वाला लड़का, जिसका कि नाम फ्रैंक है, जो हमारे मेन कैरेक्टर की मदद कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक चश्मा लगाते हुए कहता है कि अगर मुझे हमारे टावर की पैसों की दिक्कत खत्म करनी है तो मुझे ये करना ही होगा। और वो पूरी तरीके से तैयार होते हुए कहता है, चलो पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। और तभी हमें अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कांच के बीकर में कुछ लाल सा पदार्थ गर्म कर रहा होता है। और तभी वो लाल सी चीज़ गर्म हो जाती है और वो उसे एक बोतल में डाल देता है। और उस बोतल को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं बना है। और फिर हमें पता चलता है कि ये लाल सा लिक्विड एक एनर्जी ड्रिंक है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने केवल वार्म अप करते हुए बनाई होती है। और तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है, जो कहता है, मुझे तो लगता है आज मेरी कमर टूटने वाली है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या तुम सारी जड़ी बूटियाँ लेकर आ गए हो? और फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैं सारी जड़ी बूटियाँ लेकर आ गया हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम एक बार चेक कर सकते हो। और वैसे क्या तुम्हारे पास कुछ पीने को है? क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है। अगर मैंने कुछ नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मेरे पास एक एनर्जी ड्रिंक को है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे वही लाल सा लिक्विड दे देता है जो कि उसने अभी बनाया था। और फ्रैंक भी उसे लेते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक्स कहता है, जिसे पीकर फ्रैंक कहता है कि ओह वाओ, ये तो कितना मस्त है। और हमारा मेन कैरेक्टर पहले ही कह देता है, मेरे पास और नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक की लाई हुई जड़ी बूटियों को देखता है, जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है कि इन जड़ी बूटियों की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है फ्रैंक। फिर फ्रैंक कहता है कि होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं सभी जड़ी बूटियों में से सबसे अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटियों को छांट के लाया हूं। और उसे ऐसा बोलते हुए देख हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें तो फिर मेज नहीं, मर्चेंट बनना चाहिए। और फ्रैंक कहता है कि हाँ, जब हमारा टावर अच्छा चल नहीं रहा था तब मैंने सोचा था कि मैं मर्चेंट बन जाऊं। और इतना सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे बिल्ली की तरह अपने पंजों से मारता है, जो देखने में बहुत क्यूट है। फ्रैंक कहता है, तुमने मुझे मारा क्यों? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पहले तुमने टावर के बारे में बुरा क्यों बोला? फिर फ्रैंक कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या काम करना है, क्योंकि एल्डर फिडलेना ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने तो सोचा था कि फिडलेना केवल गुस्सैल है, पर अभी मुझे पता चला कि वो दिल की साफ है। और हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है कि चलो हम पहले इन जड़ी बूटियों को अलग अलग कर लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जड़ी बूटियों के बैग को उठाकर दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैंने जो व्हाइट टावर की किताब पढ़ी थी उसके अंदर लिखा था कि हमारे व्हाइट टावर के अंदर कई ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उनकी कोई ना कोई एक कमी भी है, पर अगर ये सभी बच्चे एक साथ काम करें तो ये हमारे टावर को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। और उनमें से एक बच्चा फ्रैंक भी है। और अगर ये सच में एक टैलेंटेड लड़का है तो चलो इसका एक टेस्ट ले लिया जाए। फिर अगले सीन में फ्रैंक हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वैसे जब मैं ये जड़ी बूटियाँ खरीद रहा था तो मुझे पता चला कि ये सारी जड़ी बूटियाँ जहरीली हैं। और फिर हमें उन सभी जड़ी बूटियों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है ब्लैक लिलीज ऑफ द वैली, रेड कमीलियाज एंड घोस्ट मशरूम, और लास्ट में मिरावा लीव्स। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है कि हाँ, मुझे पता है ये सारी जड़ी बूटियाँ जहरीली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इन्हें दवाई बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और वैसे क्या तुम्हें पता है कि हम इनकी दवाई बनाने से पहले इनके साथ क्या करेंगे? और फ्रैंक कहता है कि हाँ, हम इन्हें पहले पानी में उबालेंगे और फिर इन्हें 12 घंटे तक पड़े रहने देंगे, जिससे इनका जहर चला जाएगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारे तरीके से जड़ी बूटियों का जहर तो चला जाएगा, पर साथ में ही हमारी जड़ी बूटियों की ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स यानी फ़ायदे भी चले जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से पूछता है, फ्रैंक कभी तुमने मोमोज़ खाए हैं? और फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैंने एक बार मोमोज़ खाए हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तब तो तुम्हें पता ही होगा कि मोमोज़ को स्टीमर में बनाया जाता है, और अगर हम इन जड़ी बूटियों को स्टीमर में उबालेंगे तो इनके ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स यानी फ़ायदे रह जाएंगे। और जितना मुझे याद है उस हिसाब से इस तरीके से जड़ी बूटियों के 98% न्यूट्रिएंट्स इसमें रह जाएंगे। जिसे सुनकर फ्रैंक शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सच में? इस हिसाब से तो हम पूरे पोषण मार्केट पे कब्जा कर सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले भी हमारे व्हाइट टावर ने इस तरीके से ही पोषण मार्केट पे कब्जा किया था। और तभी वो जड़ी बूटियाँ एकदम ढंग से स्टीम हो जाती हैं। जिसे देखकर फ्रैंक पूछता है, क्या इनका जहर चला गया? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, ये तो शुरुआत है। स्टीम करने से तो हमारी जड़ी बूटियाँ सॉफ्ट हो गई हैं, जिस कारण से इनसे जहर निकालना आसान हो जाएगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन जड़ी बूटियों को स्टीमर से निकालते हुए कहता है कि असली जहर निकालने का प्रोसेस तो अब शुरू होगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन जड़ी बूटियों पे एक मैजिक स्पेल यूज़ करता है जिसका नाम होता है एयर ड्रेन, जिसके कारण से उन जड़ी बूटी में से एक बैंगनी कलर का गुब्बारा बाहर आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब बस हमें इस बैंगनी कलर के गुब्बारे में से जहर को निकालना है। और ये सब देखकर फ्रैंक पूरा शॉक हो जाता है
और फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है कि अब जो मैं करने जा रहा हूं तुम उसे ध्यान से देखना। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पर्पल लावा के गुब्बारे में से ग्रीन, रेड और ब्लू हवा के गुब्बारों को अलग अलग कर लेता है। और फिर वो फ्रैंक से कहता है कि अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी पार्ट है, जिसमें हमें 23% रेड कमीलियाज और 47% मिरावा लीव्स को मिलाना है। और उसके बाद उसे एक शीशी में भरते ही हमारे कैडना फ्लू की दवाई तैयार है। और हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है, इसे बनाना बहुत आसान है ना? और फ्रैंक के तो होश ही उड़ चुके होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक को ट्राई करने को कहता है और फ्रैंक कहता है मैं ट्राई करूं। फिर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है, ये देखने में जितना आसान है उतना करने में नहीं है, और तो और मुझे ड्यूल कॉस्ट मैजिक करना भी नहीं आता है। पर मैं ये बात ऑस्कर को नहीं बता सकता हूं, वरना वो मेरा मजाक उड़ाएगा। और फिर फ्रैंक एयर ड्रेन मैजिक का यूज़ करता है और हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक को देखते हुए कहता है, हाँ इसे मैजिक को कंट्रोल करना तो आता है। और फ्रैंक वो पर्पल कलर का हवा का गुब्बारा बना लेता है, पर आगे उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या हुआ फ्रैंक, कोई दिक्कत है? और फ्रैंक कहता है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है आगे शुरू करो। और फ्रैंक थोड़ा शर्माते हुए कहता है, पर मुझे ड्यूल कास्ट मैजिक करना नहीं आता है, क्योंकि ड्यूल कास्ट मैजिक करने के लिए हमारा लेवल 4 या लेवल 5 का होना चाहिए, और मेरा लेवल तो अभी 3 ही है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और जिसे सुनकर फ्रैंक कहता है, क्या तुम मुझे सच में तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक सिखाओगे? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चलो मैं अपने दोस्त को तो सिखा ही सकता हूं। पर तुम एक अच्छा आदमी अभी के अभी बन सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, और अगले पार्ट के लिए कमेंट कर देना। बाय बाय।